फिल्म की शुरुआत अंधेरे में एक गाड़ी को दिखाने से होती है, जिसमें से एक कपल बाहर आता है और गाड़ी में एक बच्ची बैठी है जो काफ़ी डरी सहमी लग रही है। देखने से वो उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फैमिली पर आता है जो छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पर आई थी। इसमें आदमी का नाम बियॉन था और उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी थी। वे मज़े कर रहे थे कि तभी एक आदमी आकर बियॉन से कुर्सी मांगता है जो बियॉन की थी, लेकिन उसने फिर भी दे दी क्योंकि उस आदमी ने बहुत प्यार से मांगा था। वो आदमी अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक है, जिसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भी थे। शाम को सबने मिलकर खाना खाया, जहां पैट्रिक सबका शुक्रिया अदा करता है। देखने से तो यही लग रहा था कि पैट्रिक काफ़ी अच्छा आदमी है। उसने सबको ये भी बताया कि वह एक डॉक्टर है। रात को सभी लोग सो रहे थे, लेकिन बियॉन को नींद नहीं आ रही थी। जब वह बालकनी में जाकर खड़ा हुआ तो उसकी नज़र पैट्रिक पर पड़ी, जो उन लोगों की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड में वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जब ये फैमिली घूम रही थी तो उनकी बेटी का खिलौना खो जाता है, जिसे बियॉन ढूंढने चला जाता है और जल्द ही उसे मिल भी जाता है। लेकिन जब वह वापस आया तो देखता है कि उसकी फैमिली पैट्रिक की फैमिली से बात कर रही है। पैट्रिक की पत्नी भी उसकी तरह काफ़ी अच्छी लग रही थी और उन लोगों से बात कर रही थी। अगर बात करें उनके बेटे की तो वह एकदम खामोश था और उसके चेहरे पर उदासी भी थी, जिससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह छुट्टियां मनाने आया है। पैट्रिक दोनों पति पत्नी की तारीफ करता है और इस तरह दोनों फैमिलियां एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वे साथ में खाना खाते हैं। इसी बीच पैट्रिक की पत्नी उन लोगों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। तभी उनका खाना आ जाता है और पता चलता है कि बियॉन की पत्नी वैसे तो शाकाहारी है, लेकिन कभी कभी मछली भी खा लेती है। आज जब वो इन सब के साथ थी, इसीलिए उसने फिश के लिए मना नहीं किया, जिस वजह से पैट्रिक एक बार फिर उनकी तारीफ करता है। सब लोग खुश थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा तो अजीब ढंग से नूडल्स खा रहा था, जैसे न जाने कितना भूखा हो। एक साथ इतना अच्छा समय बिताने के बाद दोनों फैमिलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद बियॉन के पास पैट्रिक की मेल आती है, जिसमें उसने दोनों फैमिलियों की तस्वीर के साथ उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया था कि आप लोग हमारे घर रहने आ जाएं, जिससे दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हुए और बोले कितनी अच्छी फैमिली है। लेकिन अभी तक ये बात पक्की नहीं हुई थी कि वे लोग जाएंगे या नहीं। उनके घर मेहमान आए, जिनसे उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो वे मेहमान बोले आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, वे इतनी प्यार से बुला रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों की परेशानी दूर हुई। अब उन्होंने पक्का इरादा बना लिया कि वे ज़रूर जाएंगे। फिर छुट्टी वाले दिन ये अपने सफ़र पर निकल गए। लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ये पैट्रिक के घर पहुंचे, जो दूर दराज के इलाके में था और बहुत छोटा और तंग भी था। फिर इनका अच्छे से स्वागत किया गया। बाद में वे लोग बियॉन और उसकी पत्नी को उनका कमरा दिखाते हैं, जो काफ़ी तंग था। उन्होंने बियॉन की बेटी का बिस्तर भी अपने बेटे के कमरे में लगाया, लेकिन ज़मीन पर गद्दा डालकर। ये चीज़ बियॉन और उसकी पत्नी को काफ़ी अजीब लगी। उनका मानना था कि मेहमानों को ज़मीन पर नहीं सुलाना चाहिए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। उनका बेटा अभी भी खामोश बैठा था और उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। रात को पैट्रिक मीट गोश्त बनाता है और सबसे पहले चखने के लिए बियॉन की पत्नी को देता है, ये जानते हुए भी कि वह शाकाहारी है और अमूमन मांस नहीं खाती। फिर भी वह मना नहीं कर पाती क्योंकि वह उनके घर मेहमान बनकर आई थी। बियॉन के जिद करने पर वो खा लेती है, जबकि उन्होंने बियॉन से कचरा भी फिकवाया था। थोड़ी देर बाद सामने बने शेड से बियॉन जब झांक रहा था, तभी वहां पैट्रिक का बेटा एबल आया और उसने मुंह खोलकर दिखाया कि मेरी जुबान नहीं है, इसी वजह से मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन तभी पैट्रिक ने उसे आवाज़ लगा दी और वह वहां से भाग गया। रात को ये चारों बैठकर बातें कर रहे थे और एबल, पैट्रिक का बेटा, जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसके माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे कहते हैं कि एबल बोल नहीं सकता, इसलिए वो अक्सर ऐसे ही रोता रहता है। तब बियॉन की बेटी भी वहां आ गई और वे तीनों बहुत मुश्किल से तंग होकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वे सब पार्क में घूमने गए। बियॉन की बेटी स्लाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीचे पैट्रिक का बेटा बैठा हुआ था। ये देख पैट्रिक अपने बेटे को बुरी तरह डांटता है और उससे माफ़ी भी मंगवाता है। ये देखकर बियॉन की पत्नी को अच्छा नहीं लगता और उसे बुरा भी महसूस होता है। फिर वह अपने पति से कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तभी वहाँ पैट्रिक की पत्नी आकर कहती है कि चलो खाना खाने चलते हैं, जिसके लिए हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर बियॉन की पत्नी को शर्मिंदगी होती है। वह सोचती है कि ये लोग कितने मेहमाननवाज हैं। सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो दरअसल एक केयरटेकर था, यानी बच्चों की देखभाल करने वाला। असल में खाना खाने ये चारों ही जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं और यह केयरटेकर पीछे से इन बच्चों का ख्याल रखेगा। ये बात बियॉन और उसकी वाइफ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि पैट्रिक की पत्नी ने उन्हें ये बात पहले बताई नहीं थी। वह अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन अकेला छोड़ना पड़ रहा था। फिर ये चारों लोग निकल जाते हैं। ये किसी होटल की बजाय एक छोटी सी जगह पर खाना खाने आते हैं। यहाँ पैट्रिक सारा खाना और शराब ऑर्डर करता है। खाना देखकर बियॉन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है। ढेर सारा खाना खाने और शराब पीने के बाद उनको नशा हो जाता है।
जब सब खाना खा लेते हैं और शराब पीने के बाद पैट्रिक और उसकी पत्नी को नशा हो जाता है और वे लोग नशे में डांस करने लगते हैं। खूब सारी मौज मस्ती करने के बाद अब बारी आती है बिल देने की। पैट्रिक बियॉन से बिल दिलवाता है, जो बियॉन के लिए बेहद अजीब बात थी। एक तो वे मेहमान थे और इन्हें बाहर चलने का कहा भी पैट्रिक की पत्नी ने था, और अब बिल भी बियॉन से दिलवाया जा रहा था। बियॉन और उसकी पत्नी की इन दोनों के बारे में सारी सोच ही बदल गई। वे सोचने लगे कि इन लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन हमने कम खाया, सिर्फ उनकी इज्जत का ख्याल रखा। इसके उलट इन लोगों ने खूब खाया और अब बिल भी हमसे दिलवाया जा रहा है। यानी इन लोगों ने कहीं से भी हमारी इज्जत नहीं रखी। ये सब उन्हें एक धोखे और फ्रॉड जैसा लगने लगा, लेकिन अब बेचारी हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वापस कार में बैठने के बाद पैट्रिक काफ़ी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा था। बियॉन ने उसे आवाज़ कम करने के लिए कहा, लेकिन पैट्रिक उसे नज़रअंदाज कर देता है। इससे बियॉन की पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में म्यूज़िक बंद करने को कहती हैं, लेकिन फिर भी पैट्रिक और उसकी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वे अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। घर आकर ये लोग देखते हैं कि उनकी बेटी ज़मीन पर सोई हुई है। बियॉन और उसकी पत्नी सोचते हैं, आज तो उन्होंने हर तरह से हमारी बेइज्जती कर दी। जब बियॉन की पत्नी नहा रही थी तो अचानक कोई अंदर आ जाता है। ये पैट्रिक था, जो उसके काफ़ी करीब आकर फिर वापस चला जाता है। उसकी इस हरकत पर बियॉन की पत्नी काफ़ी घबरा जाती है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर बियॉन के पास आ जाती है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती। दोनों पति पत्नी थोड़ा समय साथ बिताते हैं, तभी उनकी बेटी आकर कहती है, मुझे आप लोगों के साथ सोना है, लेकिन वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। ये सब चुपचाप पैट्रिक देख लेता है। आधी रात को जब बियॉन की पत्नी की नींद खुली तो वह अपनी बेटी को चेक करने जाती है, जो अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने पैट्रिक के कमरे में जाकर देखा तो वह बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उनकी बेटी उसके बीच में सोई हुई थी। ये चीज़ बियॉन की पत्नी को हद से ज़्यादा बुरी लगी। वह तुरंत अपनी बेटी को उठाकर बियॉन के पास आए और कहने लगी, मुझे घर चलना है, फ़ौरन उठो, अभी चलते हैं। बियॉन की पत्नी जल्दी से अपना सामान पैक करती है और बिना उस परिवार को कुछ बताए तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जाते हुए एबल बड़े मासूम अंदाज से उन्हें देख रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी बेटी कहती है, मैं अपना खिलौना वहीं भूल आई हूँ। इस पर उसकी माँ समझाने लगती है, लेकिन वह रो रोकर जिद करने लगती है। उसका रोना बियॉन से देखा नहीं जाता और वह गाड़ी मोड़ लेता है। हालांकि बच्ची की जिद मानकर इस स्थिति में बियॉन का पिघलना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता था। ये बात भी काफ़ी बड़ी थी कि आधी रात को बिना कुछ बताए वे उस परिवार के घर से जा रही थी, लेकिन फिर किसी वजह से वापस भी आ रहे हैं, जो अपने आप में एक जोखिम भरा कदम था। वहां पहुंचने पर बियॉन अपनी फैमिली को कार में बिठाकर अकेला ही खिलौना लेने अंदर जाता है, लेकिन तब तक उसकी बेटी को सीट के नीचे से अपना खिलौना मिल जाता है। जब उसकी पत्नी उसे ये बताने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि बियॉन का सामना पहले ही पैट्रिक से हो चुका है। यहीं पर मामला बिगड़ने वाला होता है। पैट्रिक की वाइफ कहती है, आप लोग इस तरह बिना बताए चले गए, शायद इसलिए कि हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई होगी। तो बताए, क्या कमी रह गई थी जो आपने हमारे साथ ऐसा किया? इस पर बियॉन चुप रहता है, लेकिन उसकी पत्नी सारी बातों का जवाब देने लगती है। वह कहती है, ये जानते हुए भी कि मैं शाकाहारी हूँ, मुझे ज़बरदस्ती मांस खिलाया गया। क्यों? हमें जो कमरा दिया गया वह बहुत तंग था, बिस्तर भी छोटा था और हमारी बेटी को ज़मीन पर सुलाया गया। खाने का बिल भी हमसे दिलवाया गया, जो बहुत अजीब था। और उस रात तुम्हारा रवैया भी बेहद अजीब था। तुमने हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा। तभी अपनी सफाई में पैट्रिक की पत्नी कहती है, हमें याद नहीं रहा कि तुम वेजिटेरियन हो, और अगर हमने मांस खिलाया तो ज़बरदस्ती तो नहीं की गई थी ना, तुमने अपनी मर्जी से खाया। अगर तुम्हें कोई समस्या थी तो तुम्हें हमें बता देना चाहिए था। तुम शर्माते हुए चुप रहीं और हमें बताया नहीं। और जहाँ तक छोटे कमरे की बात है तो आप लोग खुद देख सकते हो कि हमारा पूरा घर ही छोटा है। हम आपको बड़ा कमरा कैसे दे सकते थे? बड़ा घर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। हमने जो भी किया आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश की। आपकी बेटी को नीचे सुलाने का मकसद था कि दोनों बच्चे एक साथ रहें, ताकि हमारा बेटा भी उसके साथ घुल मिल सके। दो बिस्तर नहीं थे, इसलिए गद्दा डालना पड़ा। और जहाँ तक कल रात की बात है, हमने आपसे बिल दिलवाया क्योंकि हम बहुत नशे में थे, हमें खुद कुछ भी याद नहीं कि हम क्या कर रहे थे। इन सारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक और उसकी पत्नी की मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने अपने साधनों के हिसाब से हर संभव कोशिश की थी। लेकिन तभी बियॉन की पत्नी कहती है, अच्छा बाकी बातें एक तरफ, आप लोग ये बताओ कि हमारी बेटी को तुम लोगों ने अपने रूम में क्यों सुलाया था? ये सुनकर पैट्रिक कहते हैं, जब वो तुम्हारे पास आई थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? ऐसा तुम क्या कर रहे थे उस वक्त कि तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया?
ये सुनकर बियॉन और उसकी पत्नी को काफ़ी शर्मिंदगी हुई और यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई कि गलतफहमी दोनों तरफ से हुई है। तभी पैट्रिक कहता है, ये बस हम दोनों कपल्स के बीच गलतफहमियां हैं, जिसे दूर करने के लिए आप लोग एक दिन और रुक जाएं। इसके लिए बियॉन और उसकी पत्नी भी मान जाते हैं, क्योंकि अपने व्यवहार पर उन्हें भी बुरा लग रहा था। इस तरह इन लोगों की दोस्ती एक बार फिर शुरू हो जाती है और सब लोग रात की तैयारी करने में लग जाते हैं। तभी बियॉन की पत्नी का हाथ कट जाता है। बियॉन पैट्रिक को चेक करने को कहता है क्योंकि वह एक डॉक्टर था। तब पैट्रिक बताता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस झूठ बोल रहा था, बल्कि मैं तो कोई काम करता ही नहीं। ये सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक बार फिर उनके साथ धोखा हो गया था। लेकिन वे झूठी मुस्कान दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी बियॉन की पत्नी नोटिस करती है कि पैट्रिक की पत्नी उसकी बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही है, जबकि उन्हें अपने बच्चे की परवाह भी नहीं थी। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी भी वह अपनी बेटी के साथ ज़्यादा ही फ्री हो रही थी, जबकि उनका अपना बेटा दूर बैठा होता है। ये बात बियॉन की पत्नी को अच्छी नहीं लग रही थी और यह बात उसने पैट्रिक की पत्नी को भी कह दी कि मेरी बेटी को इतना मत समझाओ। अब हम देखते हैं कि दोनों बच्चे डांस कर रहे होते हैं। पैट्रिक का बेटा हालांकि ठीक से डांस नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन आज पहली बार वह एंजॉय कर रहा होता है। तभी पैट्रिक कहता है, ठीक से डांस करो। 2 बार कहने पर भी जब उसने ठीक से डांस नहीं किया तो पैट्रिक ने पहले उसे काफ़ी डांटा, फिर उसका मुंह भींचकर कहने लगा, ठीक से करो, जिससे बियॉन की फैमिली भी घबरा गई। अब वह बच्चा था, डांस ठीक से नहीं कर पा रहा था। इस बार पैट्रिक को इतना गुस्सा आया कि उसने कप उठाकर फेंक दिया, जो टूट गया। ये देखकर उस फैमिली को बहुत बुरा लगा कि वे अपने बच्चे के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें मज़े करने ही नहीं दे रहे थे, जिससे एबल रोने लगा, लेकिन उसकी माँ या डैड में से कोई भी उसे चुप नहीं करा रहा था और न ही उसका मूड ठीक करने की कोशिश की गई, बल्कि वे उसे अभी भी डांस करने पर मजबूर कर रहे थे। ये चीज़ अब बियॉन की फैमिली से देखी नहीं जा रही थी। बियॉन खड़ा हुआ और कहा, बस करो पैट्रिक, वो बच्चा है, तुम उसे इतना मजबूर क्यों कर रहे हो। लेकिन इससे पैट्रिक पर कोई असर नहीं हुआ। वह फिर भी अपने बच्चे को नाचने के लिए कह रहा था। ये चीज़ बियॉन की पत्नी को अच्छी नहीं लगी और वह गुस्से में उठकर वहां से बाहर आ जाती है। रात को सब सो रहे होते हैं तो देखते हैं कि बियॉन को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एबल अभी भी रो रहा था। तभी पैट्रिक गया उसे मारने ताकि वह चुप हो सके। टीवी का वॉल्यूम काफ़ी तेज था, जिसे बियॉन बंद करने आया। तभी उसकी नज़र सामने के शेड पर गई, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब बियॉन चेक करने गया तो ये देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं कि वहां बहुत सारे लोगों का सामान पड़ा हुआ था और दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, जैसी पैट्रिक ने बियॉन को भेजी थीं। इसका मतलब साफ था कि यही उनका काम है। वे छुट्टियों पर फैमिलियों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और फिर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। इसके बाद उनके साथ क्या होता होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं। वे खास तौर पर उन फैमिलियों को निशाना बनाते हैं जिनमें पति, पत्नी और सिर्फ एक बच्चा होता है, क्योंकि उनके लिए बच्चा सबसे ज़रूरी होता है। फिर हम एबल को तस्वीर में देखते हैं जब वह अपने असली माँ बाप के साथ था, और तब पैट्रिक और उसकी पत्नी के साथ कोई और बच्चा था। इससे ये साफ हो गया कि यह फैमिली असली माँ बाप को मार देती है, लेकिन उनके बच्चे को अपने पास रख लेती है। और वह बच्चा तब तक उनके पास रहता है जब तक उन्हें अगला शिकार और नया बच्चा नहीं मिल जाता। और जब नई फैमिली शिकार के तौर पर मिल जाती है तो ये पिछले बच्चे को भी मार देते हैं। ये सारी बातें हमें उन तस्वीरों में दिख रहे बच्चों से पता चलीं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे, लेकिन जब वे इनके पास आते हैं तो उनकी सारी खुशी मिट जाती है। और हाँ, एक और बात, एबल की जुबान भी इन्होंने ही काटी थी, न कि वो ऐसे पैदा हुआ था। और हाँ, वो हर बच्चे के साथ ऐसा ही करते थे। ये सब देख सोचकर बियॉन घबरा गया और जल्दी से बाहर आया और सोचता है कि मैं अपनी फैमिली और एबल को बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। पर अफसोस, एबल बेचारे को तो कब का मार दिया था पैट्रिक ने, क्योंकि उसकी लाश पानी में तैर रही थी। इसका मतलब था कि अगला टारगेट इनकी बच्ची थी। अब मैं आपको एबल से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। जब पहली बार हमने एबल को देखा था, ऐसा लगा कि वो बेचारा बोलता नहीं है, क्योंकि वह अपने माँ बाप से बिछड़ने के गम में था। वह नूडल्स इतने अजीब ढंग से खा रहा था क्योंकि उससे पहले उसने वो नहीं खाया था। वह किसी और देश से था जहाँ नूडल्स नहीं खाए जाते होंगे। उस बेचारे को चुपचाप खाना पड़ा क्योंकि वो नखरे नहीं कर सकता था, और ना ही ये उसके असली माता पिता थे जो नखरे उठाते। उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जो हम देख चुके हैं। और उसने बियॉन को अपनी कटी हुई जुबान इसलिए दिखाई थी क्योंकि वह, हालांकि छोटा सा बच्चा था, लेकिन वह उनकी मदद करना चाहता था ताकि वे लोग भाग जाएं। पर वे समझ नहीं पाए। एबल इसलिए रोता था क्योंकि वह अपने माता पिता को याद करता होगा। उस दिन वह झूले से इसलिए नहीं हटा क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वह समझ ही नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं। जब वह उस फैमिली को जाते हुए देख रहा था तो वह उदास इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी आखिरी उम्मीद को जाता हुआ देख रहा था, जो चीज़ काफ़ी दुखद थी।
उस रात को जब पैट्रिक से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एबल को जान से मार दिया। हालांकि वह पहली बार खुश था, लेकिन उस खुशी वाले दिन पैट्रिक ने उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बना दिया। अब बियॉन को किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर तुरंत निकल गया। वह कांपते हुए हाथों से गाड़ी चला रहा था और उसने कुछ भी अपनी पत्नी को नहीं बताया ताकि वह डर न जाए। तभी एक गाड़ी उनके पीछे लग गई, जो और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक था। जब इन्हें एहसास हुआ कि वह उनका पीछा कर रहा है तो बियॉन ने गाड़ी सड़क से उतारकर धूल भरे रास्ते पर चढ़ा दी। लेकिन रास्ता खराब था, इसलिए उनकी गाड़ी फंस गई। मुसीबत की बात यह थी कि यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। बियॉन को सामने एक घर दिखाई दिया तो वह मदद लेने चला गया, जबकि पैट्रिक छिपकर उन पर नजर रखे हुए था। बियॉन उस घर तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए वह वापस आ जाता है। लेकिन गाड़ी में भी कोई नहीं था, क्योंकि पैट्रिक उन्हें ले जा चुका था। अपनी बेटी के खिलौने को हाथ में लेकर बियॉन रो ही रहा था कि तभी पैट्रिक वहां गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसमें उसकी फैमिली और बियॉन की फैमिली थी, जो अभी भी हकीकत से अनजान थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बियॉन मजबूर था, वो पैट्रिक के कहने पर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसे पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इनकी बेटी को छीन लिया जाएगा और इन्हें मार दिया जाएगा। फिर पैट्रिक उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारने लगता है, जिससे बियॉन की पत्नी समझ जाती है कि मामला बहुत खराब है। अब वे लोग उनकी बेटी की जुबान भी कैंची से काट देते हैं और केयरटेकर बियॉन की पत्नी को पकड़ लेता है। बियॉन ये सब देखकर सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसे यह सोचकर तकलीफ महसूस हो रही थी कि अब उनकी बच्ची को वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो एबल कर रहा था। वो जुल्म बर्दाश्त करेगी और एक दिन मारी जाएगी। लेकिन उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि पहले मरने का नंबर उनका लगने वाला था। पैट्रिक उनको एक जगह पर ले गया जहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बियॉन पैट्रिक से पूछता है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इस पर वह जवाब देता है, क्योंकि तुमने करने दिया। अब उसने ऐसा क्यों कहा था, इसका जवाब हमें बाद में पता चलेगा। फिर वे दोनों के कपड़े उतारकर उन्हें नीचे खड़ा कर देते हैं और बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन पर मारने लगते हैं। वे बहुत सारे पत्थर खाते हुए तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। फिर पैट्रिक उनकी बच्ची को लेकर अपने घर जाता है और यह वही सीन है जो हमने शुरुआत में देखा था, एक कपल और उनके साथ एक बच्ची जो सहमी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद पैट्रिक फिर से शिकार करने के लिए निकल जाता है और उन्हें उनका अगला टारगेट भी मिल गया था। अब बियॉन की बेटी का भी बिल्कुल वही हाल है जो एबल का था, यानी जुबान कटी हुई, सदमे में एकदम डरी सहमी हुई। पैट्रिक ने ऐसा इसलिए कहा कि तुमने हमें करने दिया तो हमने सब किया, क्योंकि उन्हें अनजान लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अच्छा बनकर प्यार से बोलकर उनकी तारीफ करके वे उन्हें फंसाते गए और वे उनकी जाल में फंसते गए। वो चाहते तो बचकर निकल सकते थे, लेकिन बच्ची की जिद के कारण उन्हें वापस आना पड़ा और उनके साथ यह सब हो गया। इसलिए जब भी आप लोग छुट्टियों पर जाएं तो अनजान लोगों पर यकीन न करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या पता वहां भी कोई पैट्रिक और उसकी वाइफ जैसी खतरनाक लोग हों। हमेशा अलर्ट रहें और अपने बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंजाम अक्सर बहुत बुरे होते हैं। इसके साथ ही ये फिल्म और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।